हेलो, वेलकम टू बेवजह। आई एम डीवी और इस चैनल पे हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोग आमतौर पे सोसाइटी में बात नहीं करते। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई मैट्रिक्स रिजरेक्शंस इज अ रियली गुड मूवी। इंटरनेट पे या आमतौर पे लोगों से आपको इस फिल्म की कई सारी कंप्लेंट सुनने को मिली होंगी। कुछ बहुत ही वैलिड रीजंस हैं, पर मैं उन टॉपिक्स को एड्रेस नहीं करने वाला हूँ आज। मैं इस बारे में बात करूंगा कि मुझे पर्सनली ये स्टोरी क्यों अच्छी लगी और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैट्रिक्स रिजरेक्शंस एक बहुत ही सुंदर पीस ऑफ आर्ट है। पर अगर आप इस बात से डिसएग्री करते हैं और आपको लगता है कि ये खराब फिल्म है, इसको पसंद करने वाले लोग खराब हैं, आई कांट चेंज योर माइंड। सो गेट इन द कमेंट्स एंड टेल मी व्हाई आई एम रॉन्ग। रेस्ट ऑफ अस, लेट्स गेट इनटू द मैट्रिक्स। रिजरेक्शन शुरू होती है पिछली मूवी के 20 साल बाद, जो इस रियल लाइफ में है। पर इस बार नियो एक नए तरह के मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। उसको ये बताया जा रहा है कि जो उसकी पिछली लाइफ थी, यानी पिछली 3 मूवीज की स्टोरी, वो एक्चुअली में नहीं हुआ था। इस मैट्रिक्स में नियो एक वीडियो गेम क्रिएटर है जिसने अपनी ही लाइफ पर बेस्ड वीडियो गेम्स क्रिएट किए हैं। पर लगातार उसको बताया जाता है कि वो जो भी रियलिटी मानता है वो एक मेंटल इलनेस है, ऐसा उसके साथ नहीं हुआ था और वो डेली ब्लू पिल लेते हुए एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। नियो इस लाइफ में खुश नहीं है और इस बार हमें पता है कि वो खुश क्यों नहीं है, वो एक्चुअली में कोई और है। सो मैट्रिक्स अलग अलग टॉपिक्स के बारे में है। आप इस फिल्म को कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि मैट्रिक्स ऐसे 12 साल के बच्चों के लिए बनाई गई एक्शन मूवी है जिनके पास फिलॉसफी में पीएचडी हो। इसका बेसिक इंस्पिरेशन आता है फ्रेंच फिलोसोफर जो बॉडियार्ड की किताब सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन से, जो बात करती है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म एक तरह का सिमुलेशन है जो हमारी रियल लाइफ को दबा देता है। पर जब आप देख सकते हैं कि फिल्म अलग भी है और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, मैंने किताब पढ़ी नहीं है और इस मूवी के लिए मैं फ्रेंच फिलोसफी पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। पर मैं इस फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर थ्योरी को लेकर, जो मुझे लगता है इस फिल्म को इन्हांस करती है और बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करती है। वो है जेंडर थ्योरी, या स्पेसिफिकली किस तरीके से मैट्रिक्स मूवीज किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की लाइफ की स्टोरीज हैं। यानी मैट्रिक्स में रहने का मतलब है एक ऐसी दुनिया में रहना जहां आपका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है, जहां आपकी सारी चॉइसेस पहले से तय कर दी गई हैं, जहां आप वो नहीं हो जो आपको लगता है। एक तो ये सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्रुव राठी बट कूल। इन शेड्स के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए तो मैं 1-1 रुपये वसूल करने वाला हूँ इनका। सो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी होती क्या है। बिकॉज शायद कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिन पर मैं बात करूँगा और अगर आपको नहीं पता है तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बिफोर वी बिगिन मैं क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट ट्रांस। मैं यहाँ जो चीज़ें बोलने वाला हूँ वो मैंने ट्रांस लोगों को देख कर, पढ़ कर और सुनकर सीखी हैं। ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हैं जिसको मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पर इसको आप एक अथॉरिटी के तौर पर या एक नॉलेज बैंक के तौर पर ट्रीट मत करिएगा। इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को समझने में हेल्प मिले। अगर आपको और डिटेल में जानना है, मैं प्रिस्क्राइब करूँगा कुछ कंटेंट और कुछ किताबें जो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं रेफर करूँगा कि आप भी दूसरों को सुनकर और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझ कर ही सीखें। डन? ऑलराइट, लेट्स गेट टू द टॉपिक। सो आपको वो सिंपल प्रोसेस पता होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसके घर वाले प्रोक्लेम करते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ओके, नॉट दैट वन, बट दिस वन। देख नहीं रहे थाली बजा रही हूँ, लड़की होती तो तवा न बजाती। और जैसे ही ये मोमेंट होता है उस बच्चे की एक आइडेंटिटी तय हो जाती है कि वो लड़का है या लड़की, और इस आइडेंटिटी पे उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। वो क्या जॉब करेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कैसा एटीट्यूड वो अपना सकते हैं सोसाइटी में, हर चीज़ उस छोटे से प्रोक्लेमेशन से डिसाइड की जाती है। बट जैसा कि हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। सबसे पहली चीज़, जेंडर इज़ नॉट अ रियल थिंग। और बाय द वे, जेंडर शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका हिंदी में कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी में हम सेक्स और जेंडर के लिए मोस्टली लिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर जेंडर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। किसी के जेंडर या जेंडर आइडेंटिटी उनके अलग अलग रोल, बिहेवियर, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल की एक समरी होती है। आपके लिए हो सकता हो जेंडर की डेफिनेशन अलग हो कंपेयर टू जो सोसाइटी की डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के लिए सोसाइटी में औरतें सिगरेट नहीं पी सकती हैं, उनके लिए गलत होता है। वो औरत का जो जेंडर है उसको उससे कनेक्ट करके देखते हैं। सिगरेट से इम्पार्शियल होती हैं, वो आदमी और औरत दोनों को बराबर नुकसान पहुंचाएंगी।
पर उनकी जेंडर की डेफिनेशन में औरत का जो बिहेवियर है उसमें स्मोकिंग अलाउड नहीं है। सो फिलॉसफी में जेंडर को हम एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। वो चीज़ें जो सोसाइटी में या दुनिया में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती पर हम उनको क्रिएट करते हैं। ये किसी जगह पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक मिला जुला अग्रीमेंट है कि कोई चीज़ किस तरह की होगी और उसके लिए हम कैसा बिहेवियर कर सकते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कोई देश। कंट्री का कॉन्सेप्ट दुनिया में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। जियोग्राफी डिफाइन नहीं करती है कि कोई देश कैसा होगा। वहाँ पर रहने वाले लोग तय करते हैं कि इस देश के क्या नियम है, कैसा कल्चर है, कैसा बिहेवियर है, कैसे कानून है। हर देश अपने आप में यूनिक है। वहाँ के लोग तय करते हैं कि वो देश क्या है और क्या बन सकता है। इसी तरीके से जेंडर भी लोकेशन और टाइम के हिसाब से अलग है। जेंडर की डेफिनेशन हमेशा ही चेंज होती रही है और वो कभी भी इतनी स्टैटिक या फिक्स नहीं रही है। यानी एक आदमी या औरत होना क्या होता है सोसाइटी में कई बार अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। आदमी क्या कपड़े पहन सकते हैं, औरतें कहाँ जा सकती हैं, ये चीज़ें हमेशा स्टैटिक नहीं होती हैं, पर इनको हम हमेशा जेंडर से जोड़कर देखते हैं। इंसान अपनी मर्ज़ी से अपना जेंडर चूज़ नहीं कर पाता है बचपन में, वो बच्चे होते हैं, पर जो जेंडर उन्हें दिया जाता है उससे उनकी पूरी लाइफ तय होती है। यानी हम किसी के ऊपर एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं जिसके साथ उन्हें अपनी पूरी लाइफ बितानी होगी। सो आप देख सकते हैं कि बड़े होने के बाद शायद वो अपनी इस आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल ना हो। अगर आपका जेंडर आपकी लाइफ तय करता है तो क्या होगा अगर आप एक अलग तरह की लाइफ जीना चाहो? क्या होता है अगर आप अपने दिए गए जेंडर के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं? तो कोई इंसान कैसा बिहेव करेगा अगर कोई एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ डिफाइन करता हो? वो कॉन्सेप्ट जो कभी स्टैटिक नहीं रहता है, जिसकी डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इनफैक्ट पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। अगर वो आइडेंटिटी रिजिड हो जाए तो इंसान को कैसा महसूस होगा? और क्या उस आइडेंटिटी को बदला जा सकता है? अगर आप अपने दिए गए जेंडर से खुश नहीं हैं तो क्या आप कोई दूसरी चॉइस ले सकते हैं? ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो सोसाइटी की बनाई हुई जेंडर की बाउंड्रीज़ को ट्रांसग्रेस करते हैं। उन बाउंड्रीज़ को लांघ कर वो एक ऐसी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें सोसाइटी ने नहीं दी होती है, पर जिसको वो खुद में महसूस करते हैं। जो इस सोसाइटी में जहाँ पर हर चीज़ जेंडर्ड है, वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी में अपने जेंडर को तलाशना आपको वो पावर देता है कि आप अपनी लाइफ को तय कर सकते हो। तो ट्रांस विमेन वो औरतें हैं जिन्हें बचपन में लड़का बोला गया था, पर वो औरतें हैं इस वजह से उन्होंने एक आइडेंटिटी चूज़ की है जिसमें वो औरतों की तरह से जी रही हैं। ट्रांस मेन वो आदमी हैं जिन्हें बचपन में लड़की बोला गया था, पर वो आदमी हैं और वो आदमियों की तरह से लाइफ जीते हैं। इस प्रोसेस के लिए कई बार वो मेडिकल सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं या जस्ट नॉर्मली वो एक लाइफस्टाइल अडैप्ट करते हैं जिसमें वो जीना चाहते हैं। याद रखिए, जेंडर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, बायोलॉजी इसको डिटरमाइन नहीं करती है। The effect of gender is produced through the stylization of the body and hence must be understood as the mundane way in which bodily gestures, movements, and styles of various kinds constitute the illusion of an abiding gendered self. This formation moves the conception of gender off the ground of a substantial model of identity to one that requires a conception of gender as a constituted social temporality. बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होंगे जो आपको लगता होगा कि शायद आदमी ऐसा करते हैं या औरतें ऐसा करती हैं, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने सुने होंगे जो आपको लगता होगा कि बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। आदमियों के लिए वायलेंस करना एक एक्सेप्टेबल जेंडर रोल है, औरतों का घर पे रहना एक एक्सेप्टेबल जेंडर रोल है। पर अगर आप ज़रा सा भी सवाल करेंगे तो आपको इस पर शक होगा। दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड। यू आस्क क्वेश्चंस and they lead you to a new place. What you liked and what you found. Story of my life. मैट्रिक्स की थर्ड मूवी रेवोल्यूशंस आने के कुछ साल बाद ही लिली और लाना वचाउस्की, इस फिल्म के क्रिएटर्स, ट्रांसजेंडर औरतों के तौर पे सामने आए। इनका कमिंग आउट और उसके बाद लिली वचाउस्की का यूट्यूब पर डिक्लेयर करना कि मैट्रिक्स में हमेशा से ही ट्रांस लाइफ के एलिमेंट मौजूद थे, पूरी ट्रांस कम्युनिटी को ये पावर देता था कि वो किस तरीके से मैट्रिक्स में ट्रांस आइडेंटिटी, उसकी पॉलिटिक्स को खोज सकें, उसके एलिमेंट्स को पहचान सकें और उसको सेलिब्रेट कर सकें। इस रेवोल्यूशन के बाद मैट्रिक्स में ट्रांस आइडेंटिटी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। पहली फिल्म से ही हमें दिखाया गया है कि नियो किस तरीके से एक नॉर्मल बोरिंग लाइफ जी रहा है। नियो को हमेशा ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, जिन सवालों के वो जवाब तलाश रहा है। इस दुनिया का क्या मतलब है, क्या ये सारी चीज़ें वाकई में हो रही हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए नियो ट्रिनिटी और मॉर्फियस से मिलता है और उसको फाइनली समझ में आता है कि ये दुनिया, ये रियलिटी, नियो की आइडेंटिटी
सब कुछ एक झूठ है। नियो खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं है जो वो बनना चाहता है। ये रोल, ये पहचान उसके ऊपर थोपी गई है। नियो रेड पिल लेता है, होश में आता है और वो बन जाता है जो वो वाकई में है। किसी ट्रांस व्यक्ति के लिए होश में आने वाला मोमेंट बहुत रियल है, जब आप कई सालों तक इन सवालों से उलझ रहे हो और ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है, इस दुनिया का मतलब क्या है। इमेजिन करिए एक ऐसी लाइफ जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जो भी हो वो आप पर थोपा गया हो। एक बाहरी सिस्टम, एक फोर्स, मैट्रिक्स तय करता है कि आप क्या बनोगे। और ये बाहरी सिस्टम या मैट्रिक्स कोई फिक्शन नहीं है, ये साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। मैट्रिक्स इज एक्चुअली पेट्रियार्की। और एक्चुअली में अगर मैट्रिक्स पेट्रियार्की है तो आपका समझ में आ जाएगा कि रेड पिल का मतलब क्या है यहाँ पर। इट्स फेमिनिज्म, रेड पिल इज फेमिनिज्म, कम ऑन, इट्स वेरी ऑब्वियस। मुझसे ज़्यादा समझदार लोगों का मानना है कि आर्ट हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में और उसको समझने में हेल्प करता है। एंड आई एग्री विद दिस। ह्यूमन लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी या जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसकी गहराइयाँ हैं, उसको समझने में आर्ट की ये स्टोरीज, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, मेटाफर, एलिमेंट उसको आसान बना देते हैं। कम शब्दों में हम उन एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें शायद हमें समझने में दिक्कत हो रही हो। मैट्रिक्स में इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप डेड नेमिंग से। डेड नेमिंग ट्रांस लोगों के लिए ऑलमोस्ट एक गाली होती है जब आप किसी को उस नाम से बुलाते हैं जो ट्रांजिशन से पहले उनका था। मैट्रिक्स में ऑलमोस्ट एक सिमिलर मोमेंट है। पहली मूवी में नियो थॉमस एंडरसन नाम से जी रहा है और मूवी के एंड में वो द वन बनता है। पर उन दोनों मोमेंट्स के बीच में नियो की लिटरली डेथ होती है। थॉमस एंडरसन इज डेड। इस वजह से वो उसके बाद नियो है और फिल्म का विलन एजेंट स्मिथ उसको लगातार मिस्टर एंडरसन बोल रहा है, उसको डेड नेम कर रहा है। Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. कैन यू सी दिस इज वेरी ऑब्वियस। ये फिल्म सटल नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गुड आर्ट। और इसी में रिजरेक्शंस का ओपनिंग सीन है जब मॉर्फियस बग्स को बोलता है कि वो थॉमस एंडरसन को बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहा है पर उसको मिला नहीं। और बग्स का जवाब आता है, He doesn't exist. He stopped being Thomas a long time ago, but maybe you know him by his real name. Neo. कैन यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओह शिट, 15 मिनट हो गया, मैंने अभी तक रिजरेक्शंस के बारे में बात करना नहीं शुरू किया। ऑलराइट, लेट्स गेट टू दिस मूवी। रिजरेक्शंस एक डायरेक्ट स्टोरी नहीं है। अगर आप इस फिल्म को सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखेंगे तो हो सकता है आपको शायद बोरिंग लगे। और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि फिल्म में और क्या एलिमेंट्स हैं जो इसको इन्हांस करते हैं। अगर आपको इस पॉइंट से प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि किसी फिल्म या स्टोरी में स्टोरी वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे एलिमेंट सरफेस पे नहीं आने चाहिए, तो एनिमल फार्म पढ़कर तो आपकी गांड फट जाएगी। रिजरेक्शंस में इस बार मैट्रिक्स में या अपनी आइडेंटिटी को खोने का जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। लगातार पूरी फिल्म में इस इमोशन के साथ बात की गई है कि नियो और ट्रिनिटी अपनी आइडेंटिटी के बिना उस पहचान के साथ जी रहे हैं जो उनसे छीनी गई है। एंड आई रियली लव दिस पार्ट, दिस फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन एंड बीइंग लॉस्ट। ये ना जानना कि आप कौन है इस दुनिया में। नियो और ट्रिनिटी के हर इंटरेक्शन में वो एलिमेंट निकल के आता है और आप स्क्रीन पर चिल्ला रहे होते हो कि कम ऑन, तुम लोग पहचान नहीं पा रहे कि तुम कौन हो। पर ये फिल्म उसको बहुत ही स्लो, बहुत ही आराम से लेके चलती है और आपको बताती है कि वो तकलीफ कैसी होती है। इसका रेफरेंस बार बार ओरिजिनल ट्रिलॉजी का दिया गया है कि इस फिल्म में ओरिजिनल स्टोरी को ख़त्म कर दिया गया है, पर वो सिर्फ ओरिजिनल स्टोरी की बात नहीं है। ये बात है उन लोगों की ओरिजिनल पहचान की जिनको ख़त्म कर दिया जाता है। फिल्म के शुरू के हिस्से में ही जो सीन है जिसमें नियो और ट्रिनिटी बैठ के कैफ़े में बात कर रहे हैं। ट्रिनिटी ने वीडियो गेम की फुटेज देखी है और वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि इस दुनिया में वो टिफनी है, पर उसको ट्रिनिटी में अपनी पहचान दिखाई देती है। उसको दिखता है कि वो क्या बन सकती है और उस फीलिंग के साथ ट्रिनिटी ये स्टोरी शेयर करती है कि जब उसको ये महसूस हुआ तो उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की और उसके हस्बैंड ने ये जवाब दिया। Well, I showed Chad a scene, and I was like, so what do you think? He didn't get it until I said, don't you think she looks like me? You know what he did? He laughed. And I laughed too, like it was a joke. How could it not be, right? Made me so angry. I hated myself for laughing. I wanted to kick him so hard. Not too hard, maybe just hard enough to break his jaw off. This
इज अ वेरी पावरफुल सीन। बहुत सारे ट्रांस लोग इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हैं जहां पर वो अपनी आइडेंटिटी को खोजते हुए कहीं किसी जवाब पर पहुंचेंगे। जब वो उस जवाब को, उस आइडिया को किसी करीबी के साथ शेयर करते हैं, अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, तो उनको बदले में सिर्फ ह्यूमिलिएशन मिलता है, सिर्फ उनका मजाक उड़ाया जाता है, दूसरे लोग उन पर हंसते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको अपने बारे में कोई बात पता चली है तो आप किससे शेयर करेंगे? दिस इज व्हाट मैट्रिक्स डज, मेकिंग फन ऑफ पीपल हु वांट टू बी समवन एल्स। मजाक का इस्तेमाल करके, दूसरों की बेइज्जती करके हम उनको मैट्रिक्स में कैद रखते हैं। आपको याद है जब पहली बार आप किसी ट्रांस या हिजड़ा व्यक्ति के ऊपर हंसे थे? जब आपके किसी दोस्त ने किसी गे व्यक्ति के ऊपर जोक मारा था और आपको हंसना था, क्योंकि अगर आप नहीं हंसेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। इस ह्यूमिलिएशन का इस्तेमाल करके बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को इस सोसाइटी में मार्जिनलाइज किया जाता है और मैट्रिक्स हमें उसी एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है। और इनको कंट्रोल करने के लिए ना ही हमारी सोसाइटी बल्कि एजेंट्स भी इसका पार्ट हैं। बाय द वे, एजेंट्स आर ऑल्सो अ स्टैंड इन फॉर पुलिस, बिकॉज जस्ट अ रिमाइंडर, पुलिस इज बैड। पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा है हिस्टोरिकली और अभी भी ट्रांस या LGBTQ+ लोगों को ऑप्रेस करना और उनको हरास करने में। जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, लोग पिछले बार मिस कर गए थे, पुलिस इज बैड। फिल्म में नियो को भी हम देखते हैं, वो अपनी पर्सनल स्ट्रगल कैसे अकेले जीता है, कैसे वो अपने घर में नियो होने की एक्टिंग कर रहा है। वो पिछली फिल्म के एक्सपीरियंसेस को जीने की कोशिश कर रहा है जो वो दूसरों के सामने नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरों के सामने वो सिर्फ एक बीमारी है। नियो खुद को शीशे में देखता है और उसको एक गंजा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। ये वो एक्सपीरियंस है जब आप अपनी पूरी लाइफ जीते जा रहे हो एक झूठ के साथ और आप खुद को पहचान नहीं पाते। शीशे ना सिर्फ हमें ये बताते हैं कि हम क्या हैं, पर हम क्या नहीं हैं, बाकी दुनिया हमें कैसे देखती है। एंड आई थिंक इसी वजह से रिजरेक्शन में इस बार मिरर्स को एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा इसी बारे में रहा है कि आप क्या बन सकते हो, आपके सामने ये ऑप्शंस खोलना। आई मीन दिस इज़ वेरी ऑब्वियस बाय द वे। आप जब भी देखिए कि कोई भी कैरेक्टर मैट्रिक्स में एंटर होता है तो वो अलग तरीके से दिखता है। उनके बाल, उनके कपड़े, उनका हर चीज़ वैसी नहीं है जैसी रियल वर्ल्ड में दिखती है, ना ही वो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स ने उन पर थोपी है, पर कुछ और जो वो बनना चाहते हैं। रिजरेक्शंस में ये बहुत ज़्यादा है। बग्स का हेयर स्टाइल देखिए, या लुक एट दिस इन्फिनिटी सिंबल, व्हाट इज दिस अबाउट? मैट्रिक्स हमें ना सिर्फ कैद करता है पर कि हमें आज़ादी भी देता है। सेम तरीके से जेंडर भी ना हमें सिर्फ रोक कर रखता है पर हमें नए तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी भी देता है। पर रिजरेक्शंस में सिर्फ कन्फ्यूजन या मैट्रिक्स में खोने वाली फीलिंग ही नहीं है, उसके अलावा जब लोग अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनको वैलिडेशन मिलता है, तो फिल्म उसको सेलिब्रेट भी करती है। जस्ट बाय द वे, जस्ट टेलिंग यू कि जब भी किसी स्टोरी या फिल्म में लोग साथ आते हैं, अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं पब्लिकली, then it gets me really emotional and I really enjoyed this film, but I also cried a lot. Anyway, let's talk about the celebration part. फिल्म के एंड में हम ट्रिनिटी के पास वापस जाते हैं, वापस से कैफे वाला सीन जहाँ पर वो स्ट्रगल चल रही है कि ट्रिनिटी को याद दिलाना है कि वो कौन है। वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानती है और अपना नाम वापस से लेती है। और बहुत सारे लोगों को लगा कि ये सीन अचानक से आ गया, पर ये सीन अचानक से नहीं आया है। ट्रिनिटी को हमेशा से पता था कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो टिफनी नहीं है। ये चॉइस एक दिन में नहीं ली गई है। रेड पिल लेना एक दिन का मोमेंट नहीं होता है, पर उसको किसी के सामने एक्सेप्ट करना एक छोटा सा मोमेंट होता है, और वो मोमेंट हमें बहुत पावर देता है। टिफनी की फैमिली वहाँ पर मौजूद है, उसका हस्बैंड और बच्चे, विच इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय द वे। फिल्म में आप हर बार देखेंगे जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी के क्लोज पहुँचती है, मैट्रिक्स उसकी फैमिली को वहाँ पर भेजता है, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर अक्सर जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स को इन्फोर्स करने में शामिल होता है। एनीवे, ट्रिनिटी की फैमिली उसको पीछे खींच रही है, पर उसी मोमेंट में उसको याद आता है कि वो कौन है। म्यूजिक तेज होता है एंड देन शी सेज, I wish you would fucking stop calling me that. I hate that name. My name is Trinity, and you better take your hands off me. एंड इट्स एन अमेजिंग मोमेंट। एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, ये एक दिन में नहीं हुआ है। चॉइस बाइनरी नहीं होती है। ट्रिनिटी ने एक दिन में अचानक से चूज नहीं किया है। फिल्म खुद आपसे ये कहती है, याद रखिए शुरुआत में बग्स की लाइन है, The choice is an illusion. You already know what you have to do. और अगर आप भूल गए हो कि लोगों की आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो पिछली फिल्म का ये सीन। Goodbye, Mr. Anderson. My name is Neo. आपको याद दिलाने के लिए कि लोगों की आइडेंटिटी, उनका नाम
इंपॉर्टेंट होता है, उनको उस तरीके से एड्रेस करना जरूरी है जैसे वो करवाना चाहते हैं। एंड दिस इज व्हाट मैट्रिक्स हैज ऑलवेज बीन अबाउट। आइडेंटिटी इज पॉलिटिकल, और मैट्रिक्स में हमेशा से इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करते हैं तो आप खुद को एम्पावर कर रहे हैं। And yeah, that's why it's a good film. And I know, you might be thinking like कि जेंडर थ्योरी पढ़ के इस फिल्म को समझना पड़ेगा, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, पर दिस इज बेवजह, राइट? सो लेट्स पुट थ्योरी टू प्रैक्टिस। सो जेंडर थ्योरी और फेमिनिज्म के बारे में मैं काफ़ी टाइम से अवेयर हूँ, मैं कई सालों से इसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर मैंने इसको हमेशा एक बाहरी फिलॉसफी के तौर पर देखा है। इसकी ज़रूरत दूसरों को ज़्यादा है और मेरे किसी काम की चीज़ नहीं है। मैंने ये ज़रूर सीखा है कि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी लड़ाई में हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। पर मुझे कभी भी इसमें अपनी जगह नहीं दिखी, या एटलीस्ट मैंने उसको वैसे देखा नहीं। बचपन से ही अपने पीयर ग्रुप के साथ कनेक्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, ख़ासतौर पे मेरी एज के जो लड़के थे जिनके लिए चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी, बहुत आसान थी, बहुत सारे गेम्स थे या इवन फिक्शनल स्टोरीज और कैरेक्टर्स जिनके साथ वो आसानी से कनेक्ट कर जाते थे। एंड इट वाज नॉट ईजी फॉर मी, और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। एंड जस्ट बाय बीइंग लॉस्ट आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। Well, you like the boy you found. Story of my life. क्यों मैं उन गेम्स को एंजॉय नहीं कर सकता? क्यों मैं फीमेल कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या उनको पसंद नहीं कर सकता बिना दूसरों के हंसे? As we discussed, humiliation is a very powerful part of Matrix. So Matrix Resurrections में मुझे कई बार ऐसा लगा कि मुझे पहली बार नोटिस किया गया है। इस फिल्म की स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसा लगा कि फिल्म कह रही है कि I know how you feel. This was the first time that I was seen. आपकी आइडेंटिटी का वैलिडेशन आपको पावर देता है, और इस फिल्म का मैसेज बहुत क्लियर है। आइडेंटिटी इज नॉट अ चॉइस एंड इट्स नॉट अ बाइनरी। तो हम अभी तक सिर्फ आदमी और औरत के टर्म्स में बात करते आए हैं, पर जेंडर सिर्फ दो हिस्सों में नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जिनमें 2 से ज़्यादा जेंडर्स मौजूद हैं। जेंडर को एक बाइनरी के तौर पर देखना एक काफ़ी नया ट्रेंड है, और ये बहुत हद तक यूरोपियन कॉलोनियल बिहेवियर के थ्रू निकल कर आया है। लेट्स गेट टू इट। इंडिया में हिजड़ा कम्युनिटी है जो बेसिकली एक थर्ड जेंडर है। बहुत सारे हिजड़ा लोग हैं जो खुद को आदमी और औरत का मिक्स बताते हैं। वो एक डुअल लाइफस्टाइल जीते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दे आर नॉट स्पेसिफिकली विमेन, बट हाँ ये ट्रांसग्रेस ज़रूर करते हैं एक दी हुई आइडेंटिटी से उस आइडेंटिटी में जो वो जीना चाहते हैं। इसी तरह से नेपाल में मेती लोग हैं, एक और कम्युनिटी जो एक फेमिनिन लाइफस्टाइल जीती है, पर वो एक तीसरी जेंडर आइडेंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड है। थाईलैंड में आपके कोथाई लोग हैं, आई एम सॉरी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, पर इनको भी एक तीसरी आइडेंटिटी के तौर पर देखा जाता है, या थाईलैंड के कल्चर में इन्हें सेकेंड टाइप ऑफ विमेन भी बोला जाता है। इसके अलावा नेटिव अमेरिका में आपको टू स्पिरिट लोग मिलेंगे, विच इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, जहाँ पर कई तरह की जेंडर आइडेंटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, या कई तरह के जो लाइफस्टाइल है उनको उसमें एक्यूमुलेट किया जाता है। अगेन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि कॉलोनाइजेशन की वजह से वो आइडेंटिटीज़ अलग अलग तरीके से टूट कर दोबारा से बनी हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी एन अथॉरिटी ऑन दिस, उन्होंने अपने तरीके से उसको रिक्लेम किया है, बट आई एम टेलिंग यू द पॉइंट, जेंडर सिर्फ 2 नहीं होते। दुनिया में आपको ऐसे दर्जनों कल्चर मिल जाएंगे जिन्होंने जेंडर को कई तरीक़ों से एक्सप्रेस किया है। 3 मोस्टली कॉमन, कई जगह 4 या 5 भी हैं। और इसी के साथ एक मॉडर्न टर्म है जो मैट्रिक्स में हमें दिखता है, नॉन बाइनरी। अगर हम आदमी और औरत की बाइनरी के बियॉन्ड देखते हैं, सो जेंडर के एक नॉन बाइनरी एक्सप्रेशन निकल के आता है, जहाँ पर जेंडर कुछ भी हो सकता है। यू आर फ्री टू मेक योर जेंडर एज यू वांट। इट कंटेन्स 100 डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड मोर, जैसा कि आप महसूस और एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दिस आइडेंटिटी डिफाइंस पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल इन जस्ट वन लिमिटेड portion of gender but want to express themselves as who they are. तो हमने सीखा जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ये सोसाइटी में बनता है। जेंडर की डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज होती है, इट्स नेवर फिक्स्ड, इट्स नेवर रिजिड।
और जेंडर बियॉन्ड बाइनरी भी होता है। सो या जेंडर इज नॉट अ बाइनरी, ना ही ये मेरे लिए है। एक आदमी के रोल में मैं कभी कंफर्टेबल नहीं था और ना आज हूँ। दैट्स जस्ट इट। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड जेंडर। Sometimes I feel feminine, sometimes I feel masculine, sometimes I just feel like shit. And just one more thing, remember, identity is political. अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना और उसका वैलिडेशन मिलना हमें सोसाइटी में आज़ादी देता है, खुश रहने की आज़ादी। ये स्टेप हमें इस बड़ी स्ट्रगल का हिस्सा बनाता है, इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस ब्राह्मणिकल कैपिटलिस्ट सोसाइटी के मैट्रिक्स के अगेंस्ट। हम खुद को एक्सेप्ट करते ही उस स्ट्रगल में जुड़ जाते हैं और इस स्ट्रगल में लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। एंड आई नो यूट्यूब पर अपने जेंडर के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करना एक बहुत ही आसान चीज़ है, पर सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान नहीं है, जो अपने जेंडर को पहचानने में, उसकी तलाश में सब कुछ खो देते हैं, जिन्हें कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, जिन्हें कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है, जिनकी रिसोर्सेज छीन ली जाती हैं, जिन्हें क्रिमिनलाइज किया जाता है। सो याद रखिए, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना और उसका वैलिडेशन मिलना पहला स्टेप है, पर जेंडर की आज़ादी के लिए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी। देयर इज़ नो जेंडर लिबरेशन विदाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।